नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अप्रैल से ऐसी कमजोर शुरुआत, करीब 0.25% गिरकर निफ्टी 23,550 के पास। बैंक निफ्टी भी 100 अंक नीचे, ऊपरी स्तरों से फिसले मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। एफएमसीजी स्टॉक्स में जोरदार एक्शन, करीब 1% उछला निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल साथ ही टाटा कंज्यूमर में 3 से 6% की तेजी। ब्रिटानिया मैरिको भी भागे। उधर मेटल स्टॉक्स में खरीदारी, लेकिन आईटी, फार्मा, ऑटो पर तगड़ा दबाव। ऑयल एंड गैस पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1% मजबूत। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट, ओएनजीसी करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। उधर सीएलएसए की आउटपरफॉर्म रेटिंग से एनएचपीसी भी 4% भागा। एफएनओ एक्सपायरी के दिन को लेकर सेबी के प्रस्ताव से बीएसई करीब 17% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में हुई थी शेयर पर चर्चा। उधर सीडीएसएल और एमसीएक्स भी 2 से 5% भागे। सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी का दिन तय करने के लिए जारी किया कंसल्टेशन पेपर। 17 अप्रैल तक सुझाव मांगे। सेबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों एक्सचेंज को अलग अलग रखने होंगे दिन। सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बाद एनएसई ने सोमवार को एक्सपायरी का फैसला टाला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्मल बैंक के नीरज वेदा। बातचीत करेंगे, स्ट्रैटेजीज भी लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। आज का सेशन एक लैकलस्टर सेशन है। एक दायरे में कारोबार होते हुए हमने देखा था, लेकिन अब वापस थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया है। दिन के लोअर लेवल्स टच होने के बाद अब निफ्टी 23,522 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और सिमिलर एक्शन आपको बाकी इंडाइसेस में भी देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक हो, सेंसेक्स हो या मिड कैप सी क्यों ना हो। मिड कैप स्मॉल कैप्स हालांकि कंपैरेटिवली बेटर प्लेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं और अब लाल निशान में आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सिमिलर एक्शन आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई देगा, वरना आपसे कुछ देर पहले तक भी आधा से 0.25% तक की तेजी इन दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। तो मार्केट्स अब थोड़े से ठंडे, थोड़े से लैक लस्टर दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से प्रेशर में। अब एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ अब नेगेटिव साइड पर इंक्लाइन होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर बना है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1242, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या बड़ी है, जो कि अब 1370 के आसपास आ चुकी है। अब दिखाते हैं आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस आज के सेशन की। तो आज खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी एफएमसीजी में 0.25% ऊपर इंडेक्स, ऑयल एंड गैस .5% ऊपर है, कैपिटल गुड इंडेक्स 1.25% ऊपर है, लेकिन प्रेशर का है। आईटी आप देखिए वापस फिसला। सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स आज आईटी ही है, यहाँ 1.25% की कमजोरी है। रियल्टी 0.1% नीचे है। निफ्टी फार्मा में 1% की कमजोरी। मेटल ज्यादा 0.1% नीचे है। साथ ही निफ्टी पीएसयू बैंक भी .5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑटोज भी दबाव में है। तो कहीं बाइंग थोड़ी बहुत अगर है तो ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी में देखने को मिल रही है। इस बीच लेकर आते हैं एक स्टॉक जो आज के स्लैक लस्टर मार्केट में भी शाइन कर रहा है, वो है बीएसई लिमिटेड का। आज सुबह आज के बिग स्टॉक्स में स्टॉक पर चर्चा हुई थी और देखिए जहां से ये स्टॉक ओपन हुआ वहां से तेजी की तरफ ही चला है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 16% की डिसाइसिव तेजी के साथ 5419 के लेवल्स देखने को मिल रहे थे। सुबह बिग स्टॉक में स्टॉक की हुई थी चर्चा कि मजबूत रह सकता है, तेजी दिखाएगा, और उसी तरीके का एक्शन इस स्टॉक में बनते हुए दिखाई दिया है। लेकिन चलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अब कहां बनाई जा सकती हैं इस मार्केट में, इंडेक्स को लेकर क्या व्यू है, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, मानकर चले कि इसी तरीके का ठंडा मोमेंटम टिल मार्केट क्लोजिंग रहेगा या कोई ट्रेड किसी भी साइड आप लेने की सलाह देंगे दोनों ही इंडेक्स पर? यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो एक दायरे में ट्रेडिंग हो रही है 23,500 और 23,800 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,500, हाईएस्ट पुट बेस भी है। अगर इसके नीचे निफ्टी बंद होता है तो उसके बाद डेफिनेटली और सेलिंग गहरा सकती है। इनफैक्ट 23,500 के नीचे अगर रहता है निफ्टी तो आज के अगले 2 घंटे में भी हम देखेंगे कि और सेलिंग गहरा सकती है, विच कैन टेक द निफ्टी टुवर्ड्स 23,200 ऑड लेवल्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपने इन दिनों में कुछ लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी या बैंक निफ्टी, और वेट कर सकते हैं कि नीचे में 23,200 आए, वहां से वापस बाइंग करें।
बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 52,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी था, जो हुआ नहीं, वहां से रेजिस्टेंस आया है। और अब यहाँ से जो सपोर्ट लेवल है वो 51,000 तक का है। सो आई बिलीव कि यहाँ से बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत और इसमें सेलिंग आ सकती है और 51,000 के लेवल्स तक जा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बैंक निफ्टी भी प्रॉफिट बांध सकते हैं और वेट कर सकते हैं 51,000 का। एक बार वो लेवल आए वहां पे आप बाइंग करें। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। जोमेटो पे शॉर्ट है। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है जोमेटो का। पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक नीचे में अराउंड 190 तक आ सकता है। करंट लेवल से आप इसका फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। 208 रुपए पे स्टॉप लॉस रहेगा, 190 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो है HDFC लाइफ पे, वो लॉन्ग कॉल है। देखिए, इसमें ओपन इंटरेस्ट वाइज अगर देखें तो पिछले 2-3 महीनों में शॉर्ट्स बिल्कुल ही कवर हो गए हैं, एकदम लाइट हो चला है ये स्टॉक। एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर में 750 के लेवल्स तक जा सकता है ये महीने में। ओवरऑल एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है 660 के ऊपर, तो करंट लेवल से आप बाइंग बना सकते हैं। 665 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अराउंड 715 का इसका पहला टारगेट रहेगा। ओके, तो दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, जोमेटो बिकवाली की तरफ, HDFC लाइफ खरीदारी की तरफ। और अगर हम जोमेटो की बात करें तो ये स्टॉक ऑलरेडी फोकस में बना हुआ है। दरअसल जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की एंट्री से निफ्टी की सूरत बदलेगी। नई एंट्री से शेयरों को फायदा होगा या फिर नुकसान? साथ ही निफ्टी में एंट्री और एग्जिट करने वाले पुराने खिलाड़ियों का क्या हुआ हाल? खास रिसर्च लेकर होरमास हमारे साथ बने हुए हैं। होरमास, बताइए। निफ्टी की सूरत दोबारा से बदलने की कगार पर एक्चुअली बदल चुकी है। अब जब जोमेटो और जियो फाइनेंशियल का आगमन हुआ है निफ्टी में, तो आगमन होने के बाद शेयर किस तरह से जो है किस तरह से चलते हैं और जब निकलने के बाद कैसे चलते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। BPCL और ब्रिटानिया जो है आज से निफ्टी से बाहर हो गए हैं, मगर जो दो आज निफ्टी में शामिल हुए हैं उनकी हम बात पहले करते हैं। जोमेटो की बात हम पहले करते हैं कि पिछले 1, 3 और 6 महीने में जोमेटो ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। नेगेटिव ही दिए हैं। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा है। 12%, 13 और पिछले 6 महीनों में 28% की गिरावट हमें जोमेटो में देखने मिली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में भले ही 11% चला हो, मगर पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स अगर हम देखें तो 40% की गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल में भी देखने मिली है। सितंबर 2024 में जो दो नए एंट्रेंट्स शामिल हुए थे निफ्टी में, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रेंट की अगर हम बात करें तो बैड टाइमिंग का केस आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त निफ्टी ने भी अपना टॉप बनाया था और शायद ट्रेंट ने भी उसी वक्त अपना टॉप बनाया था। पिछले 6 महीनों में 31% की गिरावट हमें ट्रेंट के शेयरों में देखने मिली है। मगर PSU स्टॉक्स में जिस तरह से रिकवरी आई है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आता है, क्योंकि पिछले निफ्टी में शामिल होने के 1 महीने के बाद उसमें भी 8% की गिरावट तो देखने मिली थी, मगर अब अगर हम देखें तो उसने वो सारे लॉसेज कवर कर लिए है और 3% की बढ़त हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा और पीछे जाए तो श्रीराम फाइनेंस का आगमन आज ही के दिन निफ्टी में हुआ था 1 साल पहले, और ये एक कंसिस्टेंट रिटर्न डिलीवरिंग की है श्रीराम फाइनेंस ने। अगर 6 महीने में देखें तो हम 52% के रिटर्न्स देखे हैं। निफ्टी में शामिल होने के बाद की ये रिटर्न्स है, और अगर 3 और 1 महीने का भी रिटर्न देखें तो भी वो काफी पॉजिटिव है। LTI माइंट्री की जो जर्नी निफ्टी में थी वो सबसे छोटी थी। अगर रिटर्न्स तो पॉजिटिव है, मगर तुरंत ही 1 साल के अंदर अंदर ही LTI माइंट्री जो है निफ्टी में बाहर हो गया था निफ्टी से, और उसके बाद उसका क्या हुआ इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप का दूसरा स्टॉक था जो निफ्टी में आया। एक पिछले 3 महीनों में तो उसने अच्छे रिटर्न दिए, मगर हिंडनबर्ग 1.0 के आने के बाद शेयर की काफी पिटाई हुई और निफ्टी में आने के 6 महीने बाद शेयर जो है वो आधा हो गया था। अपोलो हॉस्पिटल्स एक और निफ्टी इंक्लूजन थी मार्च 2022 में। 1 महीने में यहाँ के रिटर्न्स तो आपको नेगेटिव दिखेंगे, मगर आगे चलकर स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए और रिकॉर्ड हाइज भी बनाए। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो निफ्टी से बाहर हुए थे। डिवीज लेबोरेटरीज एक स्टॉक था जो पिछले साल जो है निफ्टी से बाहर हुआ था। अगर उसके बाद के 6 महीने के रिटर्न्स हम देखें, थोड़ी सी वॉलेटाइल मूव रही है, मगर 6% के रिटर्न्स वहां देखने मिले हैं। LTI माइंट्री की अगर हम बात कर रहे थे, निफ्टी में शामिल होते होते उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, मगर बाहर होने के बाद जो है उसकी काफी पिटाई हुई। 25% की गिरावट हमें देखने मिली अगले 6 महीनों में, और आज ही एक और डाउनग्रेड भी आया है उसके लिए। UPL की अगर हम बात करें तो उसकी जो काया पलट हुई है निफ्टी से बाहर होने के बाद
हम देख सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न्स 6 महीने में, और स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के नज़दीक भी ट्रेड कर रहा है। एक और ऐसा स्टॉक जिसकी काया पलट हुई निफ्टी में शामिल होने के बाद वो है श्री सीमेंट, जिसमें भी 20% के रिटर्न्स हमने देखे अगले 6 महीनों में, और स्टॉक जो है अपने शिखर पर ट्रेड कर रहा है। और आखिरी स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल। उसने भी कोई ऐसा खास कमाल नहीं दिखाया निफ्टी से बाहर होने के बाद। अगले 6 महीनों में 17% की गिरावट हमें देखने मिली। तो कहीं नफा है, कहीं नुकसान है, मगर एक तरह से कोई डेफिनेट ट्रेंड निफ्टी में शामिल होने के बाद नहीं निकला है। देखते हैं जियो फाइनेंशियल और जोमेटो आगे क्या करते हैं। शुक्रिया आपका हुरमाज, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करने के लिए। तो ये रही उन तमाम स्टॉक्स की चर्चा जो अब तक निफ्टी में बाहर हुए हैं या अंदर, और उनकी परफॉर्मेंस रिस्पेक्टिवली कैसी रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन एक बार सामने आपके, और क्या रुझान देखने को मिल रहा है। फिलहाल बायस मार्केट का थोड़ा सा ठंडा ही है और दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजार में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी इस समय 23,500 के नीचे स्लिप हो चुका है, 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं एक बार मिड कैप स्मॉल कैप्स और मार्केट की ब्रेथ भी, जो कि अब नेगेटिव साइड पर और इंक्लाइन होते हुए दिखाई देगी। निफ्टी तो अब 100 अंक नीचे कारोबार कर ही रहा है। मिड कैप्स अब देखिए थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए अब 1/4% नीचे आ चुका है, 126 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है, अब डे लो पर आ चुका है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी से फिसले हैं ऊपरी स्तरों से, और अब दिन के निचले स्तरों पर आकर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ भी डेफिनेटली अब गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हुई होगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में फर्दर प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है पिछले 10-12 मिनटों में, जब से हमने शो की शुरुआत की तब से लेकर अब तक। और इसीलिए अब गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी आज के कारोबार में। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल FY25 का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, और FY25 रिटर्न के लिहाज से चिढ़ाने वाला ही था। अक्टूबर से जो झटके शुरू किए वो मार्च तक महसूस किए गए। भला हो मार्च सीरीज का, जिसने मायूसी को मुस्कुराहट में बदला। FY25 जैसे तैसे पॉजिटिव बंद हो रहा है। FY25 का पूरा लेखा जोखा बता रही हैं हमारी सहयोगी मिताली, बताइए। जी, FY25 काफ़ी बड़े करेक्शन के इस फेज से गुजरता हुआ नज़र आया। एक बार नज़र डालते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, और कौन थे यहाँ पे सबसे बड़े मूवर्स और शेकर्स। निफ्टी की बात करें तो 6% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, 5% की ग्रोथ सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है 8% के रिटर्न के साथ। अब अगर नज़र डालें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पे, तो वहाँ पे भी 5 से 6% के रिटर्न्स हमें आते हुए नज़र आए हैं। FIIs पूरे साल में देखें तो नेट पर रूठे हुए ही नजर आए थे। करीबन 4 लाख करोड़ की बिकवाली FIIs से होती हुई नजर आई, लेकिन कॉन्ट्ररी हम देखें तो DIIs ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप पकड़ी हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और 6 लाख करोड़ की बाइंग हमें DII से यहाँ पे आती हुई दिखी है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन्होंने स्टॉक मार्केट को बचाए रखा और ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। सबसे पहला इस श्रेणी में नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का। यहाँ पे देखेंगे तो 450% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। GSW होल्डिंग्स, मजगांव डोंग 200% के रिजल्ट्स ये अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देते हुए नजर आए। साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स और शारदा एनर्जी और दीपक फर्टिलाइजर्स भी यहाँ पे शामिल है। सब में ही हमें अच्छे खासे मोटे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब बात करें उन स्टॉक्स की जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुलाया, परेशान किया, तो रेमंड लाइफस्टाइल, इंडसइंड बैंक और सोनाटा सॉफ्ट, यहाँ देखेंगे 50% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में दिए हैं। साथ ही वोडाफोन आइडिया, अडानी ग्रीन, बिरला सॉफ्ट, डिलीवरी, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 45 से 48% के नेगेटिव प्राइस रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देते हुए नजर आए। IPO की अगर बात करें तो 2024-25 का जो ये फाइनेंशियल ईयर था ये गुलजार था, और टोटल यहाँ हम देखें तो अच्छे खासे IPOs नजर आए। लेकिन उससे पहले हम रीबैलेंसिंग की भी बात कर लेते हैं। तो सेमी एनुअली 2 रीबैलेंसिंग हमें फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली। जो सितंबर वाली रीबैलेंसिंग थी वहाँ पे हम देखें तो 2 स्टॉक्स BEL और ट्रेंट यहाँ पे आते हुए नजर आए निफ्टी के इस इंडेक्स में। साथ ही डिविस और LTI माइंडट्री जो है ये निफ्टी 50 से आउट होते हुए नजर आए थे। और दूसरी जो रीबैलेंसिंग थी वो हुई थी कल, जहाँ पे हमने देखा कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल निफ्टी 50 में इंक्लूड होते नजर आए, और ब्रिटानिया और BPCL यहाँ से विदाई लेते हुए नजर आए। अब
मैं यहाँ पे IPO की तरफ बढ़ती हूँ, तो IPO की बात करें तो मेन बोर्ड में टोटल 82 IPOs आए थे और 2.27 लाख करोड़ यहाँ से इशू हुए हैं IPO के थ्रू। और SME की बात करें तो यहाँ पे 242 नए SME IPOs इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिले और 44,000 करोड़ यहाँ पे हमें इस साइड से फंड से उठाता हुआ नजर आया है। तो कौन से वो IPOs थे जहाँ धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली? तो सबसे पहला नाम है विभोर स्टील ट्यूब का 196% का लिस्टिंग गेन, BLSE, ममता मशीनरी, बजाज हाउसिंग और केराना हीट। यहाँ पे देखिए आप 100% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब वो IPO जिनका रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिला जब से ये लिस्ट हुए थे, तो KRN हीट एक्सचेंजर, भारतीय हेक्साकॉम, प्रीमियम एनर्जी यहाँ पे शामिल नज़र आए हैं। और वो जो बहुत ही ज़्यादा IPOs पिटते हुए हमें नज़र आए उनकी अगर बात करें तो देखिए पॉपुलर व्हीकल्स, गोदावरी और करारो, वेस्टर्न कैरियर्स, यहाँ पे इन्होंने अपने रिटर्न्स को थोड़ा नेगेटिव दिया है IPO के लिहाज से अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये था FY 24-25 की एक झलक। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए आने वाला जो वित्त वर्ष है वो मंगलमय रहे। शुक्रिया मिताली आपका ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। कैसी परफॉर्मेंस रही है FY 25 में। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नीरव हमारे साथ बने हुए एक दो ट्रेड्स लेकर आते हैं आपके सामने और उस पर लेते हैं राय। आज फार्मा में हालांकि आपको इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक स्टॉक जहां पर एक अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है एस्टर डीएम हेल्थकेयर का। डेज हाई पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक राय स्टॉक पर ले लेते हैं। एक बार देखिए एस्टर डीएम के स्टॉक को और बताइए क्या सलाह रहेगी नीरव? देखिए 50 डे मूविंग एवरेज इसका हमेशा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहा है, वो ब्रेकआउट किया लास्ट यस्टरडे सेशन में 450 के ऊपर चले गया। अब यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चला है। पॉसिबल है कि यहाँ से 525 के लेवल्स आ सकते हैं, तो करंट लेवल्स एंड ऑन सम डिक्लाइंस इसे ऐड करें। 460 का इसमें स्टॉप लॉस रहे। एक स्टॉक और दिखाते हुए सुमितोमो केमिकल्स का। केमिकल्स में हालांकि आज बाइंग देखने को मिली है। एग्री केमिकल्स में स्पेशली बेयर क्रॉप साइंस भी चल रहा है, लेकिन सुमितोमो केमिकल पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर बाइंग और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है और अब स्टॉक डेज हाई पर आ चुका है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने रीसेंट मार्केट करेक्शन में कोई खास पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। एक बार देखिए सुमितोमो केमिकल और बताइए 547 पर ट्रेड करते हुए। देखिए इसमें आज ही एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और 2-3 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है ये। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से काफी जल्द ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग करें। ऊपर में 600 रुपए का टारगेट रहेगा। 525 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 525 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 600 तक पहुंचने की तैयारी में। और दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए ये स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में एक जोरदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपके सामने और इनफैक्ट कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में तो सुबह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, जैसे टाटा कंज्यूमर हुआ, IGL हुआ। ये स्टॉक सुबह से ही मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। दरअसल बाजार की नज़र 1 अप्रैल को आने वाले मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर है। क्या है एक्सपेक्टेशंस, बताने के लिए यतिन मोता है। बताइए यतिन। हम ऑटो सेल्स की बात करें तो इस टाइम के जो मार्च के सेल्स है थोड़े फीके रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ 5 से 7% का वॉल्यूम डिक्लाइन आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम टू व्हीलर्स सेगमेंट की बात करें तो यहाँ डीलर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रिटेल सेल्स में भी थोड़ा बहुत वीक रुझान देखने को मिल रहा है और चैलेंज जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। और अगर हम कार सेगमेंट की बात करें यानी 4 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको जो है स्लो डाउन इन डिमांड दिखाई पड़ रही है और डिस्काउंट्स यहाँ बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। 1 अप्रैल से थोड़ी बहुत प्राइस हाइक्स काफ़ी सारी कंपनीज ने ली हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्री बाइंग हुई है, लेकिन क्लियरली थोड़ा बहुत स्लो माहौल आपको दिखाई पड़ेगा। नज़र कर लेते हैं एस्टिमेट्स पे। क्या है एस्टिमेट्स? अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स से शुरू करते हैं, जहां आप ओवरऑल सेल्स में गिरावट देखेंगे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की बात करें तो लगभग 1.5% की सेल्स में साल दर साल बेसिस पे गिरावट दिखेगी। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो 85,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है, जो लगभग पिछले साल के मुकाबले 8% कम होगी। 4 व्हीलर्स पे आते हैं। मारुति सुजुकी का सेल्स नंबर्स लगभग 7% बढ़त वाला होना चाहिए। 2 लाख यूनिट की बिक्री यहाँ देखने को मिल सकती है। Hyundai की हालांकि जो बिक्री है 12% गिरेगी। M&M ऑटो और ट्रैक्टर दोनों में ट्रैक्शन अच्छा है। देखिए पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि इनकी ऑर्डर बुकिंग अच्छी है, ट्रैक्टर सेल्स में भी ट्रैक्शन है। तो 10% ऑटो सेल्स में और लगभग 20% आप ट्रैक्टर सेल्स में इजाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। बजाज ऑटो की बात करें तो सेल्स इस टाइम फ्लैट रहने की उम्मीद है।
आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ डिमांड बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। 25% का सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगी। हीरो मोटो का स्पेसिफिक नंबर दें तो लगभग 5 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है और टीवीएस मोटर्स लगभग 4 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान आता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये एस्टिमेट्स शेयर करने के लिए। तो कुछ कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर सकती है जिसमें एम या मारुति हुआ, वहीं टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड के नंबर्स थोड़े से ठंडे रह सकते हैं। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे एनएलसी इंडिया के एमडी प्रसन्ना कुमार एम से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।